So hey everyone, hope you're all doing extremely well. So once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our AVL tree series. और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है LL रोटेशंस. लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ रोटेशंस और मैंने तुमको बताया था उस क्लास के अंदर कि कितने टाइप्स के रोटेशंस हम एक AVL ट्री के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो बैलेंस बन जाए. ठीक है, और मैंने उसकी नीड बताई थी रोटेशंस. ठीक है, सो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम सबसे पहले टाइप के रोटेशन देखने वाले हैं जो कि है एल एल रोटेशन, जिसको हम लेफ्ट ऑफ लेफ्ट रोटेशन भी बोलते हैं. सो यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. सर एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि सपोज मेरे पास कोई एक ये बाइनरी ट्री है. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है. ठीक है, अब पहले चेक करो कि बाइनरी सर्च ट्री है तो, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ यार ये बाइनरी सर्च ट्री है. ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा मेरे को चेक करना है कि ये एक एवीएल ट्री है कि नहीं. तो एवीएल ट्री कैसे चेक करते थे, मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालता था, है ना. मैंने इसका बैलेंस फैक्टर निकाला जो कि आया 0 और इसका बैलेंस फैक्टर आया 1. अब हमको पता है एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी क्या, कि अगर बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 के बीच लाई करता है तो उसको मैं बोल सकता हूँ एक एवीएल ट्री. हर एक नोड का लाई करना चाहिए, है ना. अगर इसमें से किसी भी एक नहीं लाई करा तो उसको मैं एवीएल ट्री नहीं बोलूँगा. ठीक है, सो इसका मतलब अभी तो ये जो ट्री है ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है या फिर एवीएल ट्री है. लेकिन अगर क्या हो, मैं इसके अंदर इसके लेफ्ट और लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट कर, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से. मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसके लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट करूं तो क्या होगा. मैं बोल रहा हूं 4, 3 एंड मैंने बोला कि इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में ये यानी कि यहां पर एक मैंने नोड इंसर्ट किया जिसको बोल देते हैं अपन 2. ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं. सो मैं बोल सकता हूँ यार ये बाइनरी सर्च ट्री तो है ना. सारे जो इसके लेफ्ट में नोड्स हैं सारे छोटे हैं इससे. ठीक है, अब चेक करते हैं एवीएल ट्री. सो एवीएल ट्री चेक करेंगे तो क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे. इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1, 1 माइनस 0 1 एंड देन इसका बैलेंस फैक्टर, हाइट कितनी हो चुकी है अब देखना, हाइट हाइट इसकी हो चुकी है अभी क्या, देखो 0 1 2, 2 माइनस 0 2. अब इसके अंदर तो यार दिक्कत आ रही है, क्यों, क्योंकि बैलेंस फैक्टर जो है वो -1, 0 और 1 के बीच लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस फैक्टर 2 हो जा रहा है. सो इसका मतलब अभी ये एवीएल ट्री नहीं है ना. तो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई एक बाइनरी सर्च ट्री अनबैलेंस्ड होगा या फिर एवीएल ट्री नहीं होगा उस केस में, तो उस केस के अंदर क्या करते थे, उस केस के अंदर हम रोटेशंस परफॉर्म करते थे, है ना. ठीक है भैया, सो रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो देखो सबसे पहले टाइप का रोटेशंस लेफ्ट ऑफ लेफ्ट. तो यहाँ पे पहली बात नाम दिया क्यों गया, एल एल रोटेशन, है ना. सो देखो यहाँ पे जो मैंने नोड इंसर्ट किया है वो इस बाइनरी सर्च ट्री, अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में लाई कर रहा है. देखो यहाँ पे इसके लेफ्ट और यहाँ से इसके लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में ये नोड लाई कर रहा है ना. बात ठीक है, ठीक है भैया. सो मैं क्या बोलूँगा यार, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये होगा कि मैं इसका जो जहाँ पे बैलेंस फैक्टर बाहर जा रहा है उसके जो चाइल्ड नोड होगा मैं उसके अबाउट रोटेशन परफॉर्म करूंगा सच दैट ये वाला नोड जो हो जाएगा अब मेरा पेरेंट नोड बन जाएगा. क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से. मैंने बोला मैं कुछ रोटेशन इस तरीके परफॉर्म करूंगा कि जो 3 है ये पेरेंट नोड बन जाएगा. ठीक है, और 2 जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड और जो 4 है इसका राइट चाइल्ड नोड. समझ आया, मैंने यहाँ पे क्या करा, रोटेशन परफॉर्म करा. अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं. सो मैंने बैलेंस फैक्टर निकाला इसका. सो क्या आया, देखो इसका तो 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा और इसका 1 माइनस 1 जो कि इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है. अब बैलेंस फैक्टर तीनों के तीनों इसके बीच लाइक कर रहे हैं. इसका मतलब अब ये एक परफेक्टली बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है या फिर एवीएल ट्री है. समझ आया. तो हमने बेसिकली क्या करा, देखो ध्यान से, कि मेरे पास अभी ये क्या था, ये बिफोर द इंसर्शन का केस था कि मैंने कोई इंसर्शन नहीं किया. ठीक है, और ये क्या था,
आफ्टर इंसर्ट का केस था कि जब मैंने नोड इंसर्ट करे उसके बाद क्या था, और ये कौन सा केस था, आफ्टर रोटेशन का केस था। तो बेसिकली क्या करा था मैंने, मेरे पास एवीएल ट्री कोई नहीं था, अभी क्या था इस केस में, नॉट एन एवीएल ट्री, सॉरी सेकंड केस के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने क्या करता, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा था, रोटेशन परफॉर्म किया था टू गेट एन एवीएल ट्री। इतनी बात समझ आ गई, समझ आ गई भैया, ठीक है। और मैंने क्या बोला तुमको कि इसको लेफ्ट ऑफ लेफ्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो मैंने नोड इंसर्ट करा है यहाँ पर, ये लेफ्ट ऑफ लेफ्ट इसके लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है भैया, इतनी बात भी हमको समझ आ गई है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है भैया। हमको लेफ्ट ऑफ लेफ्ट को थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ रहा है। अब इसको अगर मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, इसका जनरल फॉर्म निकालने की कोशिश लिखने की कोशिश करता हूँ। तो जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज वंस अगेन तीन कंडीशन लेते हैं, केस लेते हैं। एक होगा मेरा क्या, बिफोर द इंसर्ट का केस, ठीक है। और एक होगा मेरा आफ्टर इंसर्ट का, और उसके बाद एक होगा मेरा आफ्टर रोटेशन का केस। ये मैं जस्ट जनरलाइज कर रहा हूँ इसको, और एग्जाम्पल ऊपर वाला ही होगा, बस जो वेरिएबल्स है मैं 1 2 की जगह ए बी सी ले लूंगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज मेरे पास ये दो नोड है ए एंड बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसके मैं कहाँ कहाँ पे नोड इंसर्ट कर सकता हूँ आगे चल के, या तो मैं कहीं पे बी के लेफ्ट या राइट में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो उसको मैं लिख लेता हूँ, इसके बी के अगर लेफ्ट में कोई इंसर्ट अगर फ्यूचर में करूंगा तो बी एल लिख देता हूँ, और उसके राइट में अगर कोई नोड इंसर्ट करूंगा तो इसको बी आर लिख देता हूँ, और ए के बस एक राइट में इंसर्ट कर सकता हूँ नोड अभी, है ना। सो इसको मैं ए आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या करा, और इनकी हाइट अभी क्या है, देखो 0 1, मतलब अभी इसकी हाइट है सपोज एच, ठीक है। अभी इसकी हाइट एच मान लेते हैं, ठीक है। अब आफ्टर इंसर्शन के देखते हैं किस, तो आफ्टर इंसर्शन मैंने क्या किया था, ऊपर एग्जांपल में देखो, मैंने इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में इंसर्ट किया था, है ना। सो इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में कोई एक नोड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो मैंने सपोज इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में अभी एक नोड इंसर्ट किया, ए बी सी, ठीक है। अब पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं इसके, मैं कहाँ कहाँ पे नोड इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं इसके यहाँ पे अगला चल के, मतलब नोड आगे चल के इंसर्ट हो सकता है किसी भी केस में, ना हमको तो पता नहीं। तो इसको क्या बोलते थे, इसको यहाँ पे सी एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको सी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके बी के तो अभी राइट में इंसर्ट हो सकते हैं ना, तो इसको बी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके राइट में रिप्रेजेंट हो सकता है वो ए आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है भैया। अब तुम एक चीज नोटिस करना, क्या, कि भैया यहाँ पर जो हाइट थी मेरी अभी तो एच थी, हाँ, लेकिन अब इस केस के अंदर मेरी जो हाइट है वो एच प्लस वन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और नोड इंक्रीज किया इसके लेफ्ट में, तो हाइट मेरी 1 से इंक्रीज हो चुकी है ना। तो यहाँ पर मेरी जो हाइट होगी इसकी वो एच प्लस वन हो जाएगी, बाकी इसकी हाइट तो मेरी एच ही रहेगी, है ना। अगर तुम ऊपर भी केस में देखो, तो देखो यार, यहाँ पर मेरी हाइट अभी तक कितनी थी, 0 1, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट किया, तो इसकी हाइट 1 + 1 एक से इंक्रीज हो गई, जो कि 2 हो गई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर इंसर्शन मेरी हाइट इंक्रीज हो जाती है, जो मैंने नोट इंसर्ट किया उसके अंदर, जिसकी वजह से मेरे बैलेंस फैक्टर पर भी असर पड़ता है, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि मैं इसके अराउंड, इस बिकॉज ये लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में मैंने एक नोड इंसर्ट किया है, तो इसका जो चाइल्ड नोड होगा, जहाँ जो बैलेंस फैक्टर जहाँ पर नहीं था, उसके अबाउट मैं क्या करता हूँ, एक रोटेशन परफॉर्म करूंगा, क्योंकि बैलेंस फैक्टर इसका 0 आ रहा था, इसका 1 आ रहा था, इसका 2 आ रहा था, तो यहाँ पे इम्बैलेंस था, है ना। तो इसके चाइल्ड नोड के अबाउट रोटेशन परफॉर्म करूंगा, तो मेरा जो बैलेंस अनबैलेंस था, अब वो बैलेंस बन जाएगा, बाइनरी सर्च ट्री, एवीआर ट्री बन जाएगा, जिसमें बी जो होगा वो मेरा पेरेंट नोड होगा, ठीक है। और जो सी होगा वो मेरा अभी चाइल्ड नोड, लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा, और ए जो बन जाएगा वो राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। और यहाँ पर मैं ये नोड इंसर्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, सी एल सी आर, और ए में कौन कौन से नोड इंसर्ट हो सकते हैं, एक बी का राइट वाला एंड देन ए का राइट वाला। सो ये मेरा कुछ जनरलाइज केस बनने वाला है, ठीक है।
मैंने जो ऊपर में तुमको बात बताई बस इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके यहाँ पर तुमको समझा दिया। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है भैया। अगर इतनी बात समझ आ गई तो एग्जाम्पल देखते हो। एग्जाम्पल की तुम चीज़ें तुमको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1। सपोज मेरे पास एक बाइनरी सर्च या फिर एवियर ट्री है 6, इसके लेफ्ट में कोई एक नोड है 4, ठीक है, इसके राइट में कोई एक नोड है 7, ठीक है, इसके यहाँ पे कोई एक नोड है 3, एंड देन यहाँ पे कोई एक नोड है 5। सबसे पहला काम क्या है, इसको चेक करना है कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। तो बाइनरी सर्च ट्री तो मेरे को दिख ही रहा है, देखो इसके लेफ्ट में सारे नोड छोटे हैं, इसके राइट में भी बड़े हैं, है ना। तो ये भी तो एक BST है। अगला स्टेप एवीएल ट्री चेक करना है। तो एवीएल ट्री चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, बैलेंस फैक्टर निकालते थे, है ना। तो मैंने क्या करा, इसका बैलेंस फैक्टर निकालने की ट्राई करी। ठीक है, सो मैंने बैलेंस फैक्टर निकाला इसका। सो इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और 1 - 1 0। एंड देन इसका बैलेंस फैक्टर वंस अगेन अभी कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितने नोड्स है, 0 हाइट 0 1 2, और यहाँ पे हाइट 1 है, 2 - 1 1। तो अभी तो यह क्या है, ये अभी एक एवीएल ट्री है। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है अभी बिफोर इंसर्ट। लेकिन अगर सपोज मैं इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक क्या करता हूं, एक नोड इंसर्ट करता हूं, सो उस केस में क्या बोल सकता हूं, उस केस में क्या होगा, सोचो ध्यान से। सपोज यहां पे से चलो नोड हटा देते कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। हाँ, यहां से नोड हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। अगर सपोज मैंने इसके क्या करा, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सो लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में अगर मैंने बोले एक नोड इंसर्ट किया, तो मेरा नोड किस तरीके से अपना दिखेगा, ये ट्री, मेरा ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा, सच दैट मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नोड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और इसके राइट में 7th। अगर मैंने इसके नोड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं क्या काम करूंगा, वन सेकेंड बैलेंस फैक्टर निकालूंगा, है ना। मैंने बैलेंस फैक्टर निकालने की कोशिश करी, तो मेरा बैलेंस फैक्टर आ रहा है अभी, इसका तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 1 - 0 1 1। अब इसका बैलेंस फैक्टर बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। देखो इसका बैलेंस फैक्टर होगा, हाइट अभी 0 1 2, 2 - 0 2, और इसका बैलेंस फैक्टर 3 - 1 2। अब तुम एक चीज नोटिस करना कि बैलेंस फैक्टर मेरा -1 0 और 1 के बीच लाई करना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर मेरे दो नोड है जिसके अंदर मेरा बैलेंस फैक्टर जो है वो 2 आ रहा है, मतलब इस रेंज में नहीं आ रहा। एक ये वाला नोड है, एक ये वाला नोड है। इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए क्या है, ये एक अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री या फिर एवीएल ट्री तो नहीं है ये। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ आ गई। सो इसके अबाउट क्या करेंगे अब इसके अबाउट हमको रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि क्या बन जाए, एक ये एवीएल ट्री बन जाए। तो कैसे परफॉर्म करेंगे यार, तो देखो हम एक चीज नोटिस करना, एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा, तुम चीज हमेशा याद रखना कि जो पेरेंट नोड होता है ना, पेरेंट नोड के अबाउट में कभी भी रोटेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, मैं पेरेंट नोड के अबाउट कभी भी रोटेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। जो पेरेंट नोड का जो चाइल्ड नोड होगा ना, मैं उसके अबाउट हमेशा रोटेशन परफॉर्म करा करूंगा। सो इसका मतलब जो 6 है, 6 के अबाउट में रोटेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, जो 6 का चाइल्ड नोड है, ठीक है, उसके अबाउट में रोटेशन परफॉर्म करूंगा। और जो इसकी देखो 6 जो पेरेंट नोड होता है, उसकी अगली 3 जो नोड होती है, मैं उसी के अबाउट रोटेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसका मतलब जो अगली 3 यानी कि यहां पर जो भी ये 3 नोड है, मैं इसके अबाउट ही क्या करूंगा, रोटेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, बिकॉज ये लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में लाइक मैंने नोड इंसर्ट किया, इसलिए मैं इसको LL रोटेशन यहाँ पे बोल रहा हूँ, और मैं LL रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। सो मेरा बाइनरी सर्च ट्री जो अभी अनबैलेंस्ड है, वो अब बैलेंस होकर कुछ इस तरीके से दिखेगा, सच दैट 6 मेरा अभी पेरेंट नोड ही है, अब 3 मेरा यहाँ पे इसका पेरेंट नोड बन गया। ठीक है, 7 राइट में, एंड देन 2, एंड ये 4। अब अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 -1 1। अब ये एक परफेक्टली बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री या फिर एवीएल ट्री बन चुका है। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। सो ये क्या था, ये आफ्टर इंसर्ट का केस था, और ये था आफ्टर रोटेशन का केस था। अभी क्या था, ये
ये अनबैलेंस बन चुका था इस केस के अंदर। आई होप तुमको एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब इस केस के अंदर भी तुम देखना, इसके अंदर अभी हाइट थी मेरी 0 1 2, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट करा, सो मेरी हाइट बन गई 3, 2 + 1 3, जो कि हाइट थी मेरी 1 से इंक्रीज हो गई, है ना। ठीक है भाई, ये बात भी हमको समझ आ गई। ठीक है, सो ये था मेरा पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से तुम्हारे जो भी अभी भी डाउट है कोई भी, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एक बाइनरी सर्च लिया, वो कुछ इस तरीके दिख रहा है क्या, 8, इसके लेफ्ट में 6, राइट में 10, ठीक है। इसके लेफ्ट में 4, इसके लेफ्ट में 7, ठीक है। 9 10, सॉरी यहाँ पे 11 ले लेते हैं, सेम सेम हो जाएगी तो, ठीक है। 11, इसके यहाँ पे 4 है ये, ठीक है। और इसके यहाँ पे 3 एंड 5। सपोज मेरे पास अभी ये क्या है, एक बाइनरी सर्च ट्री या फिर एवीएल ट्री है फिलहाल, ठीक है। एवीएल ट्री है तो उसके लिए क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, 0 0 0 0 0। बातें तो समझ आ गई होंगी, बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 - 1, ये भी 0, ये क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, इसका बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा, एंड इसका भी 0 0, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो क्या है यार, ये फिलहाल के लिए अभी एक एवीएल ट्री है, ठीक है। लेकिन अब सपोज मैंने बोला मैं इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या करा, इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक इंसर्ट किया नोड, तो मेरा अभी जो बाइनरी सर्च था जो कि बैलेंस था, अब कुछ इस तरीके से दिखेगा, 8 6 10, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, ठीक है। ये 3, ये 5। अब मैंने इसके लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट करा, तो मेरा कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है भैया, एंड देन ये मेरा हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 11, ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई। अब मैं 1 सेकेंड क्या करता हूँ, बैलेंस फैक्टर चेक करता हूँ, तो बैलेंस फैक्टर मैंने निकाला, अभी ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। इसका क्या हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, अभी ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2। अब तुम एक चीज नोटिस करना, ये दोनों अभी क्या है, अनबैलेंस है। इन दोनों नोड की वजह से मेरा जो क्या बोलते हैं, ये एवीएल ट्री था, अब ये अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बन चुका है, ठीक है। सो अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पेरेंट नोड के अबाउट में क्या कर सकता हूँ, नोड रोटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं इसका चाइल्ड नोड को पेरेंट लेके रोटेशन परफॉर्म करूंगा, सच दैट अगली 3 नोड को पकड़ के। सो अगली 3 नोड यहाँ पे क्या बन होगी, 6 3 4 है। मैं इन तीनों नोड के पकड़ के अब मैं क्या करूंगा, रोटेशन परफॉर्म करूंगा इनके बाद, ठीक है। सो मैंने क्या करा, रोटेशन परफॉर्म किया सच दैट 8 तो मेरा भी पेरेंट नोड ही है, ठीक है। 4 अगला मेरे यहाँ पे बन गया, ठीक है। एंड देन 3, इसके यहाँ पे 6, एंड देन ये 2, ठीक है। एंड देन यहाँ पर 5 आया, एंड यहाँ पर 7, एंड यहाँ पर जो आया ये 10 9 और ये 11। अब बैलेंस फैक्टर जल्दी से निकालते हैं इसका, ये 0 0 0 0 0, ठीक है। 1 - 0 1, एंड देन ये 0, ठीक है। ये भी 0, एंड देन 1, एंड देन 0। अब जो भी मेरे बैलेंस फैक्टर है -1 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, जो कि एक परफेक्टली एवीएल ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अब ये क्या हो चुका है, अब ये बन चुका है मेरा एवीएल ट्री। सो ये मेरी कंडीशन थी बिफोर इंसर्ट की, ये मेरी थी आफ्टर इंसर्ट की, और ये थी मेरी आफ्टर रोटेशन का केस। आई होप तुमको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया था। और मैंने तुमको एक चीज और बताई क्या, कि मैं रोटेशन जो है, रोटेशंस आर ओनली अलाउड आफ्टर, मतलब परफॉर्म लिख देते हैं, और ओनली परफॉर्म ऑन 3 नोड्स, ठीक है। 3 नोड से ज़्यादा पे मैं रोटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, एंड पेरेंट नोड को हमेशा हमें रोटेशन नहीं परफॉर्म करनी होती, ठीक है। ठीक है भैया, सो बात समझ आ गई। सो ये था मेरा एल एल रोटेशन का कंसेप्ट।
अगर कोई फिर भी दिक्कत है सो यार कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरा, ठीक है। सो ये पूरा था मेरा एलर रोटेशन का कंसेप्ट। आई होप तुमको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। एक बार वापस इसको रिवाइज करना पूरा, तब जाके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।